नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है हमारा वो बनने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ऐसा क्रेडिट स्ट्रक्चर के ऊपर जिसके अंदर इंडिया ने श्रीलंका को $400 लाइन ऑफ कंट्रोल के आधार पर कर्ज में दिए हैं और उस कर्ज को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यहां पर आए थे और उसके बाद अपनी मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप को पूरा करके गए हैं। इस मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप में इनका स्वागत करने के लिए रामनाथ कोविंद जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने मिलकर इनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में मल्टी डायमेंशनल जो पार्टनरशिप है उसको स्वीकार किया, जिसके लिए 400 मिलियन डॉलर का $400 मिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या लोन दिया है या करेंसी स्वैप करवाया है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रीजन ऑफ लोन क्या है, कि किस कारणों से लोन की आवश्यकता पड़ी। ऐसा कोई कारण जिसमें रीजन बताए गए हैं तो वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे सार्क कंट्रीज की स्वैप फैसिलिटी। सार्क कंट्री आप सभी को पता होंगे, बॉर्डर से जितने भी टचिंग कंट्रीज हैं इंडिया के और एशिया के जो भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ अच्छे कनेक्शंस जैसे भी हैं। और मेन वीडियो क्योंकि श्रीलंका के साथ है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहां पे रीजन ऑफ स्वैप के साथ साथ इंडिया क्यों श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। क्या इसका कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से कोई कनेक्शन है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है हमारे पास। किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहां पे सिलेबस प्रोवाइड करने के साथ साथ विद्यार्थियों को गाइडेंस भी देते हैं जो किसी भी प्रकार से सिलेबस को लेकर या एग्जाम की तैयारी को लेकर थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हैं। आपके लिए सदैव आपकी सहायता के लिए हम आप प्रेजेंट रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जानना है कि करेंसी स्वैप क्या होता है। भाई बाकी बातें बाद में जानेंगे, हम न्यूज को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, करेंसी स्वैप क्या है। करेंसी स्वैप को अगर जानना है तो यहां पर बिल्कुल 3 पॉइंट्स में आपको करेंसी स्वैप समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा सेक्शन है कि करेंसी स्वैप एक एग्रीमेंट है दो देशों के बीच में जहां पे आप करेंसी को पहले से डिसाइडेड कंडीशंस के आधार पर एक्सचेंज करते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर जिस कंट्री को आपकी डिमांड है आप उसको बदले में करेंसी देते हैं और उसकी करेंसी ले लेते हैं। डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन की आप इस बीच में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप कुछ भी इस तरीके का प्रिंसिपल के साथ लोन अमाउंट के साथ चार्ज करना चाहते हैं। तो करेंसी स्वैप एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज जो है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट एंड द इंटरेस्ट इन वन करेंसी फॉर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज के लिए दोनों का जो रेट है इक्वल वैल्यू के अनुसार दिया जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर, बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका का ही उदाहरण लेते हैं। भाई यहां पर श्रीलंका को इंडिया से करेंसी स्वैप करना है। असलियत में श्रीलंका की मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन होने की वजह से ड्यू टू लोन जो है उनके बहुत सारे बढ़ चुके हैं। कोविड-19 की वजह से मार्केट ठप पड़ी हुई है। तो उस परिस्थिति में श्रीलंका ने इंडिया से लोन की डिमांड करी और लोन की डिमांड करी है डॉलर्स के अंदर। याद रखिएगा, डॉलर्स के अंदर लोन की डिमांड करी है और बदले में अपना श्रीलंकन करेंसी इनको दिया है, श्रीलंकन करेंसी दिया। तो जैसे $1 में सपोज करो अगर 70 श्रीलंकन करेंसी आ रही है तो उस अमाउंट के आधार पर श्रीलंका ने इंडिया से तो डॉलर लिया और बदले में इनको करेंसी अपनी दी। इस आधार को, इस एक्सचेंज को करेंसी स्वैप कहते हैं, क्योंकि श्रीलंका को विदेशों के साथ एक्सपोर्ट यानी ट्रेड्स के संबंध निभाने हैं, लोन्स पुराने लोन्स उतारने हैं
और भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस को पूरा करना है। तो विदेशों से जो उसकी ट्रेडिंग होगी वो डॉलर्स में होगी। विदेशों से अगर डॉलर्स में उसकी ट्रेडिंग होगी तो जाहिर सी बात है अपने देश में डॉलर की लिक्विडिटी कम होने की वजह से उसने इंडिया से ये एग्रीमेंट किया ताकि उसके डॉलर्स की करेंसी को पूरा किया जाए और बदले में इंडिया को पैसा दिया, जिससे इंडिया आने वाले टाइम पीरियड में उस पैसे को श्रीलंका से ही परचेजिंग के आधार पर, सामान इंपोर्ट कराने के आधार पर पैसा देता रहेगा। तो इसे कहेंगे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक बहुत इजी मैनर के अंदर एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म का लोन नहीं है ये शॉर्ट टर्म का लोन कहलाएगा। तो इसके लिए चीज ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन टू करेंसीज, बिटवीन टू कंट्री और उनकी करेंसी के बीच में शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा। ये ज्यादातर तब दिया जाता है जब आपने किसी देश से कर्जा ले रखा है, उस देश का कर्जा आपको डॉलर्स में पे करना है, लेकिन आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी करेंसी से किसी भी अपने मित्र देश से अपनी करेंसी दे करके डॉलर्स ले लेंगे और उस डॉलर से अपना कर्जा दे देंगे या जो भी देनदारी है वो निपटा देंगे। इस परिस्थिति में ये जो करेंसी स्वैप का वर्ड सिस्टम है 1981 के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर मैच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट की भी बातचीत की गई थी। ये आधारित है, डिपेंड करता है कि कौन सा देश किस प्रकार की टर्म्स को फॉलो करता है। अगर दो देशों में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात है तो हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लगाया जाए, ये भी पॉसिबल है। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, ये आपसी समझौते पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर 1981 के अंदर एक एफर्ट था ऑब्टेन किया जिसमें जर्मन मार्क्स एंड स्विस फ्रैंक्स, इन दोनों के बीच में दिस टाइप ऑफ स्वैप जो स्वैप है कैन बी डन ऑन लोन्स मैच्योरिटी एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा ये 10 साल के लिए हो सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी डिस्कस किया जाता है, एक्सचेंज के लिए प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज किया जाता है। तो अभी एक चीज हमने समझी कि करेंसी स्वैप क्या होता है। अब करेंसी स्वैप के बाद अब हमने जानने की कोशिश करनी है कि भाई करेंसी स्वैप के लिए एक तरफ श्रीलंका लोन पर लोन और अपना हम्बनटोटा पोर्ट अगर चाइना को दे रहा है और रिलेशन चाइना से अच्छे बना रहा है, अगर चाइना से रिलेशन अच्छे बना रहा है तो इंडिया से लोन क्यों ले रहा है भाई? ये सबसे सिंपल सवाल है। अगर सवाल यह है कि इंडिया से लोन क्यों लिया जा रहा है तो ये भी एक पॉइंट बनता है। अब इस पॉइंट को जानने के लिए इधर जो भारत का नक्शा है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज ये हमारे पास सार्क कंट्रीज हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके बाद और भी कुछ कंट्रीज जैसे मालदीव हो गया, जो आसपास के और छोटे सेक्शंस हैं, इन सभी को काउंट किया जाता है। जब इन सभी कंट्रीज को काउंट किया जाता है तो ये सारे सेक्शन जो हैं ये हमारे सार्क कंट्रीज हैं। इन सार्क कंट्रीज के अंदर भारत की परिस्थिति औरों से अच्छी है, जिसमें हमारे पास एक चाइना भी रह गया है, याद रखिएगा चाइना भी रह गया। तो इन सभी देशों के साथ भारत की परिस्थिति अच्छी है। अब भारत की परिस्थिति अच्छी है तो सार्क स्वैप फैसिलिटी की बात शुरू हुई। अब इन सार्क स्वैप फैसिलिटी के अंदर 2012-15 नवंबर को सभी देशों की मीटिंग के अंदर कंट्रीज की परिस्थिति को देखकर भारत ने क्या किया, एक प्रपोजल रखा कि यदि इन सार्क देशों को किसी भी प्रकार के लोन की जरूरत है या स्वैपिंग फैसिलिटी की जरूरत है, उसके लिए भारत रेडी है किसी भी कंट्री के साथ स्वैपिंग करने के लिए। मुसीबत के समय भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और यह प्री डिसाइडेड था कि अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो भारत इन सातों देशों की मदद करेगा जो सार्क कंट्रीज के अंदर आते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन लिया गया कि हमारे देश में आरबीआई कंटिन्यू करेगा इसके लिए, जिसमें टोटल अमाउंट इनके पास था यूएसडी 2 बिलियन। ये टोटल अमाउंट है दोस्तों। इस टोटल अमाउंट का यूएसडी बिलियन का मतलब है, सपोज कीजिए जैसे अभी जो इसने श्रीलंका ने 400 बिलियन डॉलर की डिमांड करी, 400 मिलियन डॉलर की डिमांड करी, तो ये जो मिलियन डॉलर इससे
लिया गया है ये इस 2 बिलियन से कम हो जाएगा, 2 बिलियन से कम हो जाएगा। अब बचे हुए जो भी इनके पास सेक्शंस बच जाएगा उसमें से बाकी कंट्रीज इससे लोन ले सकते हैं, यानी कि 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा ये लोन किसी को, यानी पूरे 7 कंट्री भी मिलकर अलग अलग लोन नहीं ले सकते, इससे ज्यादा 2 बिलियन लास्ट लिमिट है। इसके अंदर जो था कंट्री ने डिसीजन लिया कि ये जो पैसा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है ज्यादातर जो ट्रेड होता है कंट्रीज का दूसरों के साथ वो डॉलर में होगा, यूरो में होगा या इंडियन रुपी में होगा। हालांकि यूएस डॉलर या यूरो में चेंज करोगे तो कोई रियायत नहीं होगी, जबकि इंडियन रुपी में करोगे तो इस फ्रेमवर्क के अंदर ये भी बोला गया कि कुछ कंसेशन दिया जाएगा। जब भी आपको डिमांड होगी, ड्रॉल्स आप करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे कंसेशन मिल जाएंगे। इस परिस्थिति के अंदर सार्क कंट्रीज के सामने ये बायलैटरल स्वैप के एग्रीमेंट्स फॉलो किए जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट कब देंगे, किस तरह देंगे, किन परिस्थितियों में देंगे, नहीं देते हैं तो क्या बात होगी, ये तरीके के टर्म्स और कंडीशंस फॉलो किए जाएंगे। अब ये जो 7 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के साथ ये बॉन्ड साइन किया था, ये बॉन्ड जो बनाया गया था 2012 से चलाकर 2019 तक मैच्योर करने का डिसीजन लिया गया था कि 2019 तक चलेगा, लेकिन जैसे जैसे 2019 गया तो ये अब एक्सटेंड करके 2022 बना दिया गया। इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लीजिएगा, जो इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, कि इसमें यदि किसी भी सार्क कंट्री को आरबीआई से, यानी इंडिया के कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इससे अगर लोन लेना है तो उससे मिनिमम 100 मिलियन का लोन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इससे कम ले, इससे कम अलाउड नहीं है, इससे कम नहीं दिया जाएगा। मिनिमम 100 मिलियन और मैक्सिमम 400 मिलियन का लोन लिया जाएगा। यानी कि इंडिया ने कंडीशन लगा दी कि 100 मिलियन से ज्यादा कम नहीं दिया जाएगा और 400 बिलियन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट भी निकाल दी गई कि भाई अगर इससे ज्यादा चाहिए तो नॉट अलाउड और इससे कम चाहिए तो भी नॉट अलाउड। वो कंट्रीज उस परिस्थिति में, स्वैपिंग की परिस्थिति में नहीं है। अब आ जाता है पॉइंट यहां पर कि चलो ये तो समझ में आ गया। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये तो पता चल गया कि श्रीलंका ने भारत से पैसा स्वैप करवाया 400 मिलियन का, समझ गए, मतलब उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट का पैसा मांग लिया। मैक्सिमम लिमिट का पैसा चलो दे भी दिया और उसके बदले में श्रीलंकन करेंसी को ले लिया। अभी मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि लिया क्यों और वो श्रीलंकन करेंसी को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, वो सब बताया जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का अटैक है, यानी कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन कर रहा है। अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन कर रहा है तो जाहिर सी बात है श्रीलंका जो था अभी से पहले लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोविड-19 की लड़ाई में बिजी था, सॉरी सिविल वॉर के अंदर बिजी था। इतना ज्यादा सिविल वॉर के अंदर बिजी था कि उससे जीतने में, उससे कन्क्वर करने में बहुत लंबा समय लग गया, बहुत लंबा समय लग गया। एक तो कोविड-19 का अटैक, दूसरा सिविल वॉर से वो इतना ज्यादा परेशान था कि वो कभी उभर ही नहीं पाया परेशानियों से। जब ये दोनों रीजन थे तो रीजन चलो सिविल वॉर का एक बार को छोड़ भी दें, तो कोविड-19 की वजह से श्रीलंका की जो मोस्टली कंट्री की जो बेसिकली इकोनॉमी चलती है वो चलती है टूरिज्म पर। अब जब टूरिज्म की वजह से देश में क्या चलती है, इनकी जो क्या नाम है इकोनॉमी चलती है, और अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी हो चुकी है बंद, टूरिज्म बिल्कुल ठप हो चुका है। तो उस परिस्थिति में श्रीलंका के पास पैसे की कमी बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज क्या थी कि जितने भी लोग श्रीलंकन हैं वो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी या अलग अलग कंट्रीज में जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद हर बार भारी मात्रा में वो पैसा भेजते हैं। रेमिटेंस का मतलब बाहर नौकरी करके भारत में या सॉरी श्रीलंका में पैसा भेजते हैं। तो अब जब श्रीलंका में पैसा भेजते थे तो उससे भी इनको रेपो रेट और चेंज कराने के लिए जो पैसे में इन्हें बेनिफिट मिलता था वो भी काफी ज्यादा था। अब क्या हुआ कि बाहर से भी बंद हो गया आना पैसा, क्योंकि उनके पास भी इस समय कोई जॉब नहीं है। तीसरी चीज थी हमारे पास इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगने लग गई कि कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो जब ऐसा परिस्थिति आया तो इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन हो गई। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो श्रीलंका के अंदर जो है वो है टेररिज्म का भी।
टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है श्रीलंका के अंदर कि उसे कॉम्बैट करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत भारी अमाउंट का पैसा लगाना पड़ता है ताकि उस टेररिज्म से खुद को उभार सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इस समय श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया था और चाइना से लोन लेने के बाद पैसा तो देना पड़ेगा। अब पैसा देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट का जो नंबर था वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2.9 बिलियन का। 2.9 बिलियन श्रीलंका को देना था चाइना को। आपको पता होगा ना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के आधार पर हम्बनटोटा नाम के पोर्ट को एक्वायर कर लिया गया है चाइना के द्वारा। लोन लिया गया, लोन नहीं चुकाया गया तो जाहिर सी बात है उसका जो भी एक डिमांडिंग पोर्ट है वो उसने ले लिया। अब उसे छुड़ाने के लिए भी इसको उस लोन को क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये भी एक परिस्थिति आ गई कि अब कुछ ड्यूज है 2-4, अब इस अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसके लिए इसकी इकोनॉमी डाउन है। अगर लोन नहीं दे पाता तो इस पर जो है लोन का प्रेशर बढ़ेगा। तो इन परिस्थितियों के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था। इस वजह से भारत के साथ उसने स्वैप करवाया। स्वैप कराने में अपनी करेंसी तो नहीं छाप सकता है, डॉलर तो नहीं छाप सकता ना, तो अपनी करेंसी छाप कर वो क्या करेगा, भारत को रास्ते देगा ताकि वो पैसा धीरे धीरे भारत का पूरा हो जाए। भारत को जो पैसा मिलना है स्वैपिंग के द्वारा वो मिलना है धीरे धीरे, जबकि इंडिया का जो डॉलर है जो उन्होंने स्वैपिंग के द्वारा दिया गया है वो जाएगा एक साथ। अब ये जान लीजिए, अब इसके साथ साथ चाइना को जो चाइना से हमें पैसा लेना है स्वैपिंग के अंदर वो कैसे पूरा होगा, उसको जानने के लिए आपको इस न्यूज पर आना पड़ेगा। इस न्यूज पर आना पड़ेगा जिसमें क्या है कि 400 मिलियन की बात हुई थी, जो कि सार्क कंट्री के अंदर आरबीआई ने फाइनल डिसीजन लिया था कि इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो जो सार्क कंट्रीज के आधार पर जो भी लोन स्वैपिंग था वो 400 मिलियन का था, और ये जो 400 मिलियन का है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जाएगा, डेवलपमेंट के लिए लिया जाएगा इन श्रीलंका। हालांकि डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि लोन देना है, डायरेक्ट नहीं कह सकता कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अंदर टेररिज्म का खतरा है, डायरेक्ट और भी वो पॉइंट्स नहीं बोल सकता। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लेकर श्रीलंका ने लोन लिया। इसमें भारत का क्या लालच है मैं वो भी अभी डिस्कस करूंगा, हाथों हाथ ध्यान दीजिएगा। अब इस परिस्थिति के अंदर सबसे पहले मुद्दे जो डिस्कस हुए, क्या मुद्दे डिस्कस हुए कि आपस के जो ट्रेड हैं, जो आपस में टाइप्स हैं वो काफी मजबूत होंगे। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर अब जैसे 400 मिलियन का जो चाइना पे जो श्रीलंका पे लोन है, श्रीलंका पे लोन है। अब सपोज कीजिए हमने श्रीलंका से कोई भी XYZ प्रोडक्ट मंगाया, XYZ जो भी प्रोडक्ट बनाया तो हमें उसे पे नहीं करना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे गवर्नमेंट से कि आप पे कीजिए जो भी हमारा आपके पास ड्यूज है और हमारे को इस प्रोडक्ट को सैंक्शन कराइए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक तो इस तरीके से जो हमारा इंपोर्ट है वो विदाउट पे हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए पे कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज कीजिए पुल बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है वो सारा का सारा इंडियन गवर्नमेंट की टीम करेगी, इंडियन गवर्नमेंट के सेक्शन की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज करेंगी। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज वहां जाकर अपना काम शुरू करेंगी तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, बदले में इन कंपनीज को पे मिलेगा अपने काम के लिए। तो एक तरीके से इंडिया का व्यापार भी बढ़ेगा। जो ये टीम जाएगी वहां पर काम करेगी तो श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको पे करेगी। अब पे करेगी तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी हमारे कंट्री में वापस आएगा क्रेडिट के आधार पर। नेशनल सिक्योरिटी जो है मैरीटाइम की वो स्ट्रांग होगी, आपस के जो फिशरिंग के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व होंगे। तमिल कम्युनिटी जो श्रीलंका के अंदर रह रही है इंडियन, उनके साथ क्या हो रहा है कि वहां के सिन्हाला लोग या आपस की जो सिविल वॉर के दौरान वहां पे क्या कर रहे हैं, मार काट करते हैं, टेररिज्म के दौरान तमिलियन को मारते हैं। इनमें से 4% तमिलियन जो है वो असलियत में इंडिया से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो चाहता है अपने बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और भी कुछ रीजंस हैं। उस रीजन को समझने के लिए फिर से हमें इंडिया के नक्शे पे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं सबसे पहली पॉइंट क्या है, इंडिया का लालच। अब देखिए चाइना ने यहां से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के आधार पर क्या किया हुआ है, यहां पर लगभग
7 पोर्ट बना रखे हैं अलग अलग देशों के सारे पोर्ट्स मिलाकर, और 7 पोर्ट बनाने के बाद में ओबीओआर और सीपेक की पॉलिसी के आधार पर, ओबीओआर और सीपेक यानी वन बेल्ट वन रोड और सीपेक के आधार पर इंडिया को चारों तरफ से कवर करके इंडियन ओशियन पर अपना होल्ड स्ट्रांग करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन ओशियन पर जब अपना होल्ड स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर, क्योंकि उसका स्ट्रांग होल्ड होगा कंपैरिजन में इंडिया का इंडियन ओशियन पर। एट प्रेजेंटली इंडिया का कंट्रोल ज्यादा है। अब इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर अगर गलती से या किसी भी तरीके से अगर इंडिया कामयाब हो जाता है इस श्रीलंका पोर्ट पर अपना मजबूती से खूंटा गाड़ने के लिए, तो चाइना का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है ये कामयाब नहीं हो पाएगा। जब चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कामयाब नहीं हो पाएगा तो यहां से जो इनका ग्वादर पोर्ट है उससे आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इस परिस्थिति में इस चेन को तोड़ना भी इस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से भारत ने बिना किसी टेंशन के ये 400 मिलियन दिया। 400 मिलियन जो असलियत में दिया है ये दिया गया है उस लोन की रीपेमेंट के लिए जो चाइना ने ले रखा है। इस बीच में और भी पॉलिसीज इंडिया अपनाएगा ताकि किसी भी तरीके से इस पोर्ट को हाथ से ना जाने दे, और इस 400 मिलियन से स्ट्रेंथन होगी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इकोनॉमी के अंदर काफी सारी जॉब्स भी निकलेंगी। इसी बीच में जो मेन प्रॉब्लम है इसमें हेल्प के तौर पर ध्यान दीजिए, ये हेल्प नहीं है 400 मिलियन, 50 मिलियन हेल्प के तौर पर दिया है ताकि टेररिज्म से लड़ा जा सके। अब इस टेररिज्म से लड़ने के लिए भारत ने वैसे भी कई तरीके से मदद कर रखी है इसकी श्रीलंका की। इसमें बीच में आपको पता होगा कि इंडियन जो आर्मी थी वो भी सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि इस टेररिज्म से जीता जा सके। अब श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनविटेशन दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि श्रीलंका आइए ताकि म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम एक साथ स्पेंड किया जाए, एक दूसरे से बातचीत को बढ़ाया जा सके। अब श्रीलंका के साथ जो मुद्दे थे वो आपको एक एक करके समझ में आ रहे होंगे। अब आगे पॉइंट आता है कि इंडिया के आज के दिन श्रीलंका से अभी से पहले तक रिलेशन कैसे हैं। तो भाई इंडिया के रिलेशन की बात करें तो इंडिया के रिलेशन श्रीलंका से देखिए अपने पड़ोसियों के साथ में संबंध थोड़े खट्टे थोड़े मधुर हमेशा बने रहते हैं। थोड़े से कभी बुरे हो जाते हैं, थोड़े खट्टे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मीठे भी हो जाते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका की जो कनेक्टिविटी है 2500 साल पुरानी है। अगर मजाक के तौर पर कहा जाए तो सभी जानते हैं रामायण चल रही है, तो हमारा कनेक्शन तो इंडिया का तब से है जब से रामायण चलती आ रही है। एक मजाक के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो इसके साथ जो एक्चुअल रिलेशनशिप है ये 2500 साल पुरानी है। दोनों साइड से आपस से कल्चर रिलीजन एक दूसरे का कनेक्शन बना रहता है। इस बीच के अंदर जो है इंडिया ने मदद करी टेररिस्ट से लड़ने के लिए, आतंकवादियों से लड़ने के लिए। इसी बीच में इंडिया ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के आधार पर वहां की गवर्नमेंट को 50,000 मकान बनाकर देने का वायदा किया हुआ है, जिसके अंदर वो आपस की जो बॉन्डिंग है वो पूरी की जा सके। इसी बीच में काफी सारे फिशरमैन के साथ प्रॉब्लम थी कि काफी सारे फिशरमैन थे, फिशिंग करते करते उन्हें पता तो चलता नहीं था कि कब वो इंडियन बॉर्डर में आ गए, कब वो श्रीलंका के बॉर्डर में। तो उनके लिए भी कुछ मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के काफी सारे समझौते किए हुए हैं जिससे कि आपस के संबंध मधुर बने रहे। इसी परिस्थिति के अंदर यहां पर जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री भेजी गई है, आपस में मिलिट्री के और नवल एक्सरसाइज इन दोनों के अंदर श्रीलंका बहुत सपोर्ट करता है इंडिया का। जैसा कि आप जानते हैं इस समय इंडियन ओशियन के अंदर श्रीलंका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इंडिया के आगे बहुत हल्का पड़ता है। तो इस परिस्थिति में अपनी सिक्योरिटी के लिए भी श्रीलंका को आवश्यकता पड़ती है। इसी बीच में चेन्नई यानी जो इंडिया का है और जाफना जो श्रीलंका का है, इसमें फ्लाइट सर्विसेज जो 41 साल से बंद थी वो चालू कर दी गई। यानी कि कंडीशंस तो सुधर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, कंडीशंस में काफी सुधार है। अब जो पॉइंट आता है, हमने चलो रिलेशन भी पढ़ लिए, सब चीज पढ़ ली। अब जो आता है सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि इंडिया का क्या लालच है, वाई इंडिया वांट्स टू बेसिकली हेल्प श्रीलंका। सबसे पहला पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, चाइना का लोन। जब चाइना ने लोन दिया श्रीलंका को तो दोस्तों हुआ क्या कि चाइना ने सबसे पहले शुरुआत से लोन की पॉलिसी बना रखी है। इसने पाकिस्तान को लोन दिया, इतना कर्ज में डुबा दिया कि पाकिस्तान जैसा छोटा कंट्री
किसी भी प्रकार से उभर नहीं पाएगा, तो इंडिया के अगेंस्ट उसको एक वेपन की तरह यूज किया जा सके। सेम इसने क्या किया, श्रीलंका के साथ प्रोसीजर अपनाया। श्रीलंका के साथ जब चाइना ने लोन दे करके उसको सेम यही पॉलिसी बनाई, तो चाइना ने एक तरफ तो ग्वादर पोर्ट पर उधर कनेक्शन बना लिया अपना, इधर से इसके हम्बनटोटा पोर्ट पर प्रेजेंट बना ली, क्योंकि लोन ये दे नहीं पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा तो भैया सीधी सी बात ये है कि कोई ना कोई सेक्शन मुझे तेरा तो चाहिए, और मुझे सेक्शन चाहिए तो मुझे व्यापार के अच्छे रास्ते बनाने हैं। तो एक तरफ मैं OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के आधार पर कनेक्शन बनाऊंगा अच्छे, और इसी के बाद एक CPEC की पॉलिसी बना दूंगा जिसके अंदर पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो जाएंगे। तीसरी पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बना दूंगा। तो ऐसे जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही थी, ये नोटिस कीजिए, जब भारत का ज्योग्राफी के अंदर मैप देखेंगे तो इस मैप के अंदर ये चारों तरफ से जो पॉलिसी बनाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को कंट्रोल करने, इंडिया की बढ़ती हुई पावरों को ध्यान देने, रोकने और भी इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही थी। तो चाइना का जो लोन था उससे जाहिर सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट खरीद लिया। अब जैसे इंडिया जो है कंटिन्यूस जो है नजर रखता जा रहा है कि चलो इधर से ग्वादर पोर्ट पर आ गए, इधर से यहां आ गए, इधर से वहां आ गए, तो जब इंडिया के सामने इस तरीके की पॉलिसी आई तो इंडिया के दिमाग में एक सिंपल सी बात आई कि इंडिया अकेला एक ऐसा कंपटीटर है चाइना के लिए जो किसी भी बात पर चाइना के आगे झुकता नहीं है, और चाइना से लोन वाला पॉलिसी किसी भी तरीके से नहीं अपना रहा। प्लस इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, जैसे अक्साई चीन का आपको पता होगा, डोकलाम का मुद्दा पता होगा, और इसी के तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्शन है उसके लिए भी उसके दिमाग में काफी सारे पॉइंट्स क्रिएटेड है कि भाई ये सेक्शन मेरा है, या फिर आसाम वाला सेक्शन है जो इसमें बहुत पंगेबाजी है, जो आपस के बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसमें पंगेबाजी जो ज्यादा है। इसी बीच में इंडिया ने भी क्या कर दिया, इंडिया ने बॉर्डर पर रोड बना दी अपनी, ताकि उसे यूटिलाइज किया जा सके। बॉर्डर रोड बनाई ताकि उसे यूटिलाइज किया जा सके, जिस चीज के अंदर अब इसका काफी विरोध किया गया चाइना के द्वारा कि बॉर्डर रोड क्यों बनाई गई। तो इस बात पर भी चाइना से इंडिया के रिलेशनों में और खटास आने लगी। इसके बाद में आपस के जो रीजनल डोमिनेंसेस हैं वो हमेशा बने रहते हैं। इसके बाद जब रीजनल डोमिनेंसेस जो बने रहते हैं चाइना और इंडिया के, तो उस परिस्थिति में इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को चारों तरफ से कंट्रोल करने के लिए ये सारी पॉलिसीज ठीक प्रकार से काम करें। इसी वजह से भी कहीं हिडन तौर पर दोस्तों, इसी वजह से भी कहीं हिडन तौर पर वो उसको लोन से फ्री कराना चाहता है श्रीलंका को, कि ये जो लोन है ये एक्सेस में ना बढ़े और इसे फ्री कराया जाए। अब इंडिया जो है एकदम से खुद तो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है कि सारा का सारा लोन पूरा उतारा जा सके। इसलिए अब क्या किया जाता है कि ये जो श्रीलंका की मदद के लिए बाकी जो कंट्रीज हैं जो इस समय अगेंस्ट खड़े हुए हैं चाइना के, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कई हिडन फोर्सेस में ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अब धीरे धीरे क्या करने की उम्मीद है, जो कि दिखाई भी दे रहा है कि किसी भी तरीके से यहां पर कंट्रोल जो है चाइना का बढ़ने नहीं देंगे। तो इन परिस्थितियों में भी काफी ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करना मजबूरी बन चुका है श्रीलंका की, ताकि यहां से उसका कंट्रोल समाप्त हो सके। तो यहां पर हमारे ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर किए जाते हैं, जिसके अंदर हमने सभी चीजों को डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।